हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम महिला सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं। इसके पहले हम सुपरवाइज़र के 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चैनल पर चल रही है, जिसका ए सीरीज़ नाम है और करीब 41-42 वीडियोस में हो चुकी हैं टॉपिक वाइज, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें अधिनियम भी बहुत सारे हैं, कुपोषण को बहुत अच्छे से समझाया है। इसके अलावा जो अलग अलग रोग हैं, जैसे कि डिप्थीरिया हुआ, दस्त हुआ, उल्टी हुआ, इनके भी एमसीक्यू कराए हैं, तो वो देख लीजिएगा। और इसके पूरे प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे। योजनाओं का भी एक अलग कोर्स चल रहा है, अगर वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें योजना में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है। ये स्वावलंबन योजना क्यों आई है, किसके लिए आई है, और ये स्वावलंबन योजना क्या काम करती है। तो ये जो स्वावलंबन योजना आई है, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए आई है, शहरी महिलाओं को रोजगार देने के लिए आई है, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए आई है, या महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करती है। देखो, स्वावलंबन का नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी, किसी को भी स्वावलंबी बनाना। और ये स्पेशली किसके लिए आई है, महिलाओं के लिए आई है। तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, उनको अलग अलग तरीके के कौशल में परंपरागत कौशल इस तरह से किया जाए, अपरंपरागत प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब अगर परंपरागत में जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई की जाए, परंपरागत में ये किया जाए, अपरंपरागत में उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए, और उनको किसी जो आईटी संस्थान होते हैं, कोई कौशल सिखाया जाए उन्हें, है ना, जिससे वो खुद अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और वो अपना पालन पोषण खुद कर सकें। इस कारण ये योजना चलाई जा रही है। इसको हम नोराड योजना के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ये बोल सकते हैं नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम। नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम भी इसको बोला जाता है। और इसको और क्या बोला जाता है, स्वावलंबन योजना को और क्या बोला जाता है, नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम बोला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत की बात की जाए स्वावलंबन योजना की, तो 1982-83 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1982-83 में इसकी स्थापना हुई थी। जब ही छठवीं योजना चल रही होगी तभी ये हुई थी। तो ये भी आ सकता है कि किस योजना में स्वावलंबन योजना आई थी, तो ये भी याद रखना है आपको कि छठी पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन योजना आई थी। स्वावलंबन योजना क्या काम करती है, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करती है। एक बार ये और अच्छे से समझ लो, स्वावलंबन योजना कब आई, 1982-83 में। अगर आप लोग उन लोग अगर देख रहे हो जिन्होंने मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए हैं या सुपरवाइज़र का ग्रुप ज्वाइन किया है, तो इसकी डेट मैंने आपको याद करवा दी। आपको याद होगा, स्वावलंबी बयान देता है ना, तो वो डेट याद रखिएगा। आप लोग को भी बता देती हूँ, जैसे कि 1982 है। 82 का मतलब क्या होता है, बयान। 82 को ऐसे बोल रहे हैं ना, बयान जैसा शो हो रहा है। तो स्वावलंबी व्यक्ति क्या करता है, अगर कोर्ट जाएगा ना तो वो सही बयान देगा, क्योंकि वो स्वावलंबी है, तो स्वभाव उसका बहुत अच्छा रहता है, तो वो बयान अच्छा देता है। तो 82 से बयान याद रहेगा। ऐसे मैंने अपने ग्रुप में हमारे ग्रुप में जो योजना वाला जो सेशन चलता है, जब मैं उसको तैयार करवाती हूँ, डेट को मैं ट्रिक द्वारा याद करवाती हूँ, ताकि ट्रिक द्वारा क्या होता है ना कि भूलते नहीं है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं याद नहीं रह पाती हैं। ट्रिक द्वारा करते हैं तो याद रह जाती है। तो आप लोग भी याद रखना, स्वावलंबन योजना स्वभाव है, अच्छे से बयान देता है व्यक्ति, सही बयान देता है। एक तो 1982-83 में हुई। दूसरा क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत, क्या, परंपरागत और गैर परंपरागत प्रशिक्षण प्रदान ये करता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम इसको बोला जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, महिलाओं को प्रशिक्षण व कौशल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला है, वयस्क जो हीमोग्लोबिन होता है मानव का, उसमें इनमें से क्या होता है, 2 उपेकाई होती हैं, जिनमें से एक बीटा दूसरी बीटा, 2 उपेकाई होती हैं, एक अल्फा दूसरे अल्फा, 4 उपेकाई होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। हीमोग्लोबिन जो कि मानव के रक्त में पाया जाता है, हीम एक वर्णक होता है और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है,
एक प्रोटीन होता है। अब पूछ रहे हैं ये वयस्क मानव में इनमें से क्या इकाई होती है? अल्फा होती है, बीटा होती है, ये 4 उप इकाई होती है जिनमें से 2 अल्फा 2 बीटा होती हैं, क्या होता है? तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 इकाई। जो वयस्क मानव होता है उसके हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा होते हैं और 2 ही बीटा होते हैं। क्या होगा? 2 अल्फा होते हैं और 2 ही बीटा होते हैं वयस्क के हीमोग्लोबिन में। याद रखिएगा, वयस्क मानव के हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। प्रोटीन क्या हो, ये जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की जो संरचना होती है वो टेट्रामेरिक होती है। टेट्रे को हम क्या बोलते हैं? 4। जैसे कि डाई को क्या बोला जाता है? जैसे कि डाई को 2 बोलते हैं, ट्राई को 3 बोलते हैं, ऐसे ही टेट्रा जो होता है ना वो 4 होता है। टेट्रा क्या होता है? 4 होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो टेट्रामेरिक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन से आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस प्रकार की इकाई है, तो ये कि टेट्रामेरिक इकाई। हीमोग्लोबिन कैसी है? टेट्रामेरिक इकाई है, क्योंकि इसमें 2 अल्फा के और 2 बीटा की उप इकाइयाँ पाई जाती हैं और ये वयस्कों में पाई जाने वाले हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख रूप होती हैं। एक हीम प्रोस्टेटिक जो समूह होता है वो अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ा हुआ रहता है। लाल रक्त कोशिकाएं में एक हीमोग्लोबिन का अगर सिंबल बोलें तो Hb होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं जो रहती हैं जिन्हें हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, इनमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ये गोलाकार होता है। हीमोग्लोबिन किस आकार का होता है? हीमोग्लोबिन गोलाकार होता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? गोलाकार होता है। और ये रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। 1959 में मैक्स पेरोड्ज ने हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना का वर्णन किया। किसने किया है? नाम याद रखना, पेरोड्ज, मैक्स पेरोड्ज ने किया। मैक्स पेरोड्ज ने मैक्स पेरोड्ज ने एक इनकी संरचना का वर्णन किया। हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन किसने किया? तो मैक्स याद रख लो या पेरोड्ज याद रख लो, इसने इसकी संरचना का सबसे पहले वर्णन किया था। देखो जो एक सेकंड, देखो जो रक्त होता है ना, एक रक्त ही है जो जिसके संचार से हमारा पूरा शरीर चलता है। कहीं भी अगर रक्त रुक जाता है तो वो जो पार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ही पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। आपसे पूछे कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी कितनी होती है, तो लगभग 4.5 से 5 लीटर जो है रक्त की मात्रा मानव में होती है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। हीमोग्लोबिन का आकार क्या होता है? हीमोग्लोबिन का आकार इस प्रकार से गोलाकार होता है। यदि यदि मनुष्य को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया। यदि किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो क्या होता है? उसकी जो ये गोलाकार जो रक्त कोशिकाएं हैं ना वो ऐसी हो जाती हैं, हंसिए के आकार की। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 120 डे होता है। कितना होता है? 120 डेज होता है आरबीसी का कार्यकाल। लेकिन अगर व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है ना, तो ये इस तरह की हो जाती है, गोलाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत दिन तक रहती है। ये सिकल सेल एनीमिया केवल 20 से 30 दिन जिंदा रहती हैं, जिसके कारण जो सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति को क्या होता है? खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो कि 11वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होती है। याद रखना, 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? आपको ये बताना है कि सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। कब तक सिकल सेल को पूरी तरह से भारत से हटाने का लक्ष्य रखा है? सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम 2023 से चल रहा है और 2016 से सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कब तक का लक्ष्य रखा है मानव ने? जब तक ये पूरी तरह से उन्मूलित हो जाएगा। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है लाइसिन तथा ट्रिप्टोफिन क्या है?
प्रोटीन है, आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, ये क्या होते हैं? देखो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो आवश्यक होते हैं, जिसमें से लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ये जो अमीनो अम्ल हैं ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, क्योंकि हमें इनको कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। और इनकी संख्या जो है वो 11 है। कितनी है? 11 अमीनो अम्ल हमको बाहर से लेना पड़ता है, जबकि हमारा शरीर जो अमीनो अम्ल बनाता है उनकी संख्या 9 होती है और वो अनावश्यक अमीनो अम्ल रहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल को क्या होता है? हमारा शरीर स्वयं बनाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को क्या होता है? हमारा शरीर स्वयं बनाता है। और ये अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। और जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। इन अमीनो अम्लों को हमको बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से हमें इनटेक करना रहता है खाद्य पदार्थों द्वारा, और ये बहुत आवश्यक होते हैं। टोटल 20 होते हैं, जिनमें से 9 जो होता है, जो हम उनमें से 9 हमारा शरीर खुद बनाता है और 11 जो होता है हमें बाहर से लेना पड़ता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को बिल्ड करता है। प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में मांसपेशियां बनती हैं। कोई एक्सरसाइज करने अगर जाता है तो उससे क्या बोला जाता है कि प्रोटीन का शेक पिए ताकि उसकी बॉडी बने। बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरासमस और क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मरासमस, क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से करीब 4 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं प्रोटीन, और ये शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है या बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है कोशिकाओं की, तो उसको प्रोटीन का आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो, मैं डेली इंस्टाग्राम पे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री करा रही हूँ। तो आप लोग जल्द हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है आकांक्षा 1957। क्या है इंस्टाग्राम की आईडी? आकांक्षा 1957 है। जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और इंस्टाग्राम पे चले जाइए। वहाँ आपको बहुत सुंदर सुंदर चार्ट भी मिल जाएंगे सुपरवाइज़र के लिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी में जॉब करती हैं, जहाँ उनसे मुझे प्राप्त हुए हैं, वही मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पे टीकाकरण का चार्ट भी डला हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं का चार्ट डला हुआ है, तो आप जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। आकांक्षा 1957 कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया या डेंगू? डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया या डेंगू? अब बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया तो जीवाणु द्वारा होता है। कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी एक जीवाणु का नाम है जिसके कारण ये जीवाणु होता है। डेंगू की बात करें तो डेंगू वायरस के कारण होता है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस एक निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। प्लेग की बात करें तो ये यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। क्या नाम है प्लेग वाला? आपको याद नहीं होगा, याद कर लेना। यर्सीनिया, प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। प्लेग जो होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है ये? यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। अब बचा क्या आपका?
डेंगू। जो डेंगू होता है ना, वो डेंगू वायरस के कारण होता है, जो एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। एडीज़ मच्छर जब काट लेता है तो क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। ये एक वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल नहीं है। डिप्थीरिया, प्लेग और न्यूमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। डिप्थीरिया किसके कारण होता है, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। प्लेग किसके कारण होता है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और निमोनिया किसके कारण होता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। तो ये सारे इफेक्ट आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, ये हमारा सुपरवाइज़र का पूरा पैकेज है। पहले इसमें ये 7 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप बुकलेट मंगाना चाहते हैं ये घर पे अपनी, तो आप ये बुकलेट घर पे मंगा सकते हैं। ये टोटल 7 बुकलेट हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हैं। वॉल्यूम 1 पोषण स्वास्थ्य का है, वॉल्यूम 2 योजना एवं संस्था का है, वॉल्यूम 3 गणित तर्क शक्ति का है, वॉल्यूम 4 शिशु की देखभाल प्रारंभिक शिक्षा का है, और वॉल्यूम 5 में 3000 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। वॉल्यूम 6 में अधिनियम है, नियम है, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास है, और 1000 वन लाइनर का 7th बुकलेट है। अगर आपको बुक्स नहीं लेना है, आपने कहीं से मार्केट से बुक्स ले ली हैं और आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप हमारा ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा हार्ड कॉपी बुक्स अगर मंगाते हैं तो ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। इसमें क्या है, आपको 100% सिलेक्शन की तैयारी है। सबसे पहले इसका नाम है, यहाँ पे सारे टॉपिक हम ऑनलाइन कवर कराते हैं बहुत शानदार तरीके से। सबसे मेन बात, हम डेली टेस्ट लेते हैं। डेली टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट का टॉपिक आपको डेली दे दिया जाता है। रोज़ रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट के जस्ट बाद आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक की तैयारी करवाई जाती है। कठिन टॉपिक है तो उसको ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है, चित्रों द्वारा याद करवाया जाता है, ताकि वो आपके दिमाग में घुस सके। जब तक वो टॉपिक तैयार नहीं हो जाता तब तक हम टेस्ट नहीं लेते। जब वो हो जाता है, हमारी लड़कियां बोल देती हैं, फिर हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में फिर रैंकिंग लगती है। बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो रही है। पूरे अधिनियम धाराओं को ट्रिक द्वारा हम कवर करवा रहे हैं। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, डेली PDF, सारी परिभाषा, बाल विकास की परिभाषा हो चाहे प्रबंधन की परिभाषा हो, सारा कुछ ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। ICMR रिपोर्ट पूरी 2020 और 2024 की ट्रिक द्वारा 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक जो हमारा बन रहा है, जिसके करीब 4-5 पार्ट मैंने वीडियो में भी बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में इसकी लिंक दी है 11,000 प्रश्नों के प्रश्न बैंक की। ये भी हमारे जो जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है उनको फ्री दिया जा रहा है। साथ में यूट्यूब की सारी PDF दी जा रही हैं। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न करवाएंगे। अगर आप घर पर नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको मिलता ही है। अगर आप नहीं भी मंगाना चाहते तो 799 में आप हमारा ये ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं। डेली टेस्ट दीजिए, डेली तैयारी कीजिए, डेली हम आपको कुछ नहीं करना है, हम ही आपको PDF देंगे, हम ही आपको तैयारी करवाएंगे, हम ही सारा कुछ करवाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो ये 7 बुक्स भी मंगवा सकते हैं। इन 7 बुक्स का चार्ज 1399 है, प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है अगर आप किसी ज़िले या तहसील में रहते हैं बड़ी। MP के आउट ऑफ MP मंगाना चाहते हैं तो आउट ऑफ MP भी आप मंगा सकते हैं। गणित के प्रश्नों की तैयारी भी हम इसमें ट्रिक द्वारा कराते हैं। अभी भी आपके पास 2 महीने, अभी भी आप हमसे जुड़ जाइए, हम बहुत शानदार तैयारी आपकी करवा रहे हैं। डेली टेस्ट ले रहे हैं तो आप में सुधार होता है, आप अपनी गलतियाँ समझते हैं। अगर आपसे गलती होती है, गलत आंसर पर टिक होता है, तो आप उस आंसर को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है वो टॉपिक वाइज होता है। जैसे कि सपोज़ करो टीकाकरण है, टीकाकरण के ही हम करीब 300-400 प्रश्न करवा देंगे, क्या बाहर आएगा उससे। बात करें अगर हम रोगों के ही हम 1000 प्रश्न करवा देंगे तो क्या बाहर जाएगा उससे। ऐसे ही बाल विकास हुआ, प्रसव अवस्था हुआ, गर्भावस्था हुई, इन सारों के मैक्सिमम जितना निचोड़ हो सकता है सारे MCQ हम करवा रहे हैं, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हाँ, साथ साथ में कंप्यूटर की शॉर्टकट की, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। पूरे जितना भी सिलेबस है संपूर्ण करवा रहे हैं। जो भी लेना चाहता है, ऑनलाइन जुड़ना चाहता है या नोट्स मंगाना चाहता है, नोट्स के साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहता है, जैसा मर्जी है जुड़ सकता है। ये नंबर है, यहाँ पे आप नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझसे जुड़ सकते हैं 6260190944। अगर फ़ोन भी लगाना चाहते हैं तो 4 बजे के बाद आप मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का pH मान निम्न से कम होता है। देखो, जितनी आपके मुंह में अम्लीयता आएगी उतना आपका जो दांत है वो सड़ेगा, याद रखना है ना।
दांत में अम्लीयता आएगी। अगर दांतों का सड़ना कब शुरू होता है, जब मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? 5.5 से। कितने से कम हो जाता है? 5.5 से। देखो, अम्लीयता, आपने अगर अम्ल क्षार पढ़ा होगा पीएच स्केल पे, तो पीएच स्केल में ये 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल, उदासीन होता है। अगर 6 आ गया मतलब अम्ल, थोड़ा सा अम्ल है, 5 है उससे ज़्यादा अम्ल, फिर 4 है उससे ज़्यादा अम्ल, 3 उससे ज़्यादा अम्ल, 2 उससे ज़्यादा अम्ल, 1 उससे ज़्यादा अम्ल, मतलब 1 तो मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है ना। इसके बाद 8 हो जाता है क्षारीय, 9 थोड़ा क्षारीय, 10 ज़्यादा क्षारीय, 11 ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्षारीय, 12 13 बहुत ज़्यादा क्षारीय। इस प्रकार से पीएच स्केल पे हम मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदि दांतों की सड़न कब स्टार्ट होती है? आपके मुंह में जब बहुत ज़्यादा अम्लीयता आ जाती है। अम्लीयता कब आएगी? जब पीएच का मान 7 से कम होगा। अब 7 से थोड़ा बहुत कम है तो चलता है, लेकिन अगर 5.5 से भी कम होता है तो दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों के जो ये दांत जो होते हैं उसके सफ़ेद सफ़ेद जो पार्ट होता है वो क्या होता है? क्षय होने लगता है। उसकी सतह क्या होती है? क्षय होने लगती है, ख़राब होने लगता है, जिसके कारण दांत बहुत संवेदनशील हो जाते हैं एकदम। आप कभी कभी खाना खाते होंगे तो क्या होता होगा कि ठंडा पानी पीने से एकदम से मुंह में कुछ झन्नाट सी हो जाती होगी, गर्म पानी पीने से कभी झन्नाट सी हो जाती होगी, कभी भी कुछ खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब किसके कारण होता है? दांतों में होने वाली अम्लीयता। किसके कारण होता है? दांत जब अम्लीय हो जाते हैं ज़्यादा, जब उनका पीएच मान 5.5 से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है? तब दांत सड़ जाते हैं, क्योंकि वो संवेदनशील हो जाते हैं। मुंह में कम पीएच मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन के कारण हो जाता है। ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा तला भुना खाने से ये स्थिति आ जाती है। इसके लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड जो होता है, एक तत्व होता है, ये दांतों के क्षय को दांतों का जो क्षरण होता है ना, वो कम करता है। टूथपेस्ट जो आते हैं अच्छे, जो ब्रांडेड टूथपेस्ट होते हैं, उनमें फ्लोराइड मिला हुआ होता है और ये दांतों को सड़ने से बचाते हैं। फ्लोराइड क्या होता है? दांत को सड़ने से बचाता है। फ्लोराइड क्या करता है? दांत को सड़ने से बचाता है। याद रखना, कौन? फ्लोराइड। इसके अलावा एक चीनी फ्री, शुगर फ्री एक च्युइंगम आती है। शुगर फ्री च्युइंगम आती है, और उसको भी चबाएं। च्युइंगम ऐसी च्युइंगम आती है, मेडिकल पे मिलती है, जो शुगर फ्री रहती है, और उसको चबाए तो मुंह में लार उत्पन्न होती है। मुंह में जितना लार उत्पन्न होगा, क्योंकि लार क्षारीय होती है, लार मुंह में जितनी उत्पन्न होगी तो वो उतनी अम्लीयता को कम करेगी। तो लार बढ़ने से अम्लीयता क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए च्युइंगम दी जाती है। ये च्युइंगम कैसी होती है? ये शुगर फ्री च्युइंगम होती है, जो कि लार को बढ़ाती है, जिससे मुंह की जो एसिडिटी होती है कम हो जाती है, मुंह की जो अम्लीयता होती है वो कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर भी मेरा नीचे भी लिखा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड्डी रोग विकार नहीं है? मतलब जो हड्डी से संबंधित नहीं है। बात की जाए, देखो, एक थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया तो हमने पढ़ा है कि ये तो आनुवंशिक बीमारी है, और जो खून में होती है, किस में होती है? ब्लड में, खून का विकार है ये तो थैलेसीमिया। बाकी बात करें बर्साइटिस की, तो बर्साइटिस क्या होती है? बर्सा की सूजन है, मतलब थैलों की सूजन है। कभी कभी हड्डियों पर, टेंडन पर, मांसपेशियों पर एक सूजन टाइप आ जाती है, उसको हम बोलते हैं बर्साइटिस, को हड्डी की सूजन भी बोला जाता है। बात करें फाइब्रोमाइगिया की, तो फाइब्रोमाइगिया क्या होता है? ये एक मांसपेशियों का, हड्डियों का एक दर्द होता है। फाइब्रोमाइगिया क्या होता है? दर्द हड्डी का। क्या होता है? फाइब्रोमाइगिया हड्डी का दर्द होता है। फाइब्रोमाइगिया को हड्डी का दर्द बोला जाता है। कभी कभी ये हो जाता है, नींद कम होती है, थकान हो जाती है, कमज़ोर मनोदशा है, ज़रूरत से ज़्यादा आप परेशान हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप आंसू बहाते हैं, तो ये मांसपेशियों का दर्द हो जाता है। इसके बात करें अगर कफोसिस क्या होता है? इसको काइफोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पीठ जो होती है वो थोड़ा आगे की ओर गोलाकार हो जाती है। कहीं कहीं पर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके कारण ये बीमारी होती है। एक होता है ऑर्थोपेडिक विकार, ये भी हमारे मस्कुलेटर जो सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसको प्रभावित करता है। थैलेसीमिया को एक खून संबंधित विकार होता है,
इसके लिए आर्थोपेडिक विशेषज्ञ पे नहीं जाया जाता है, इसके लिए हेमेटोलॉजिस्ट द्वारा देखा जाता है। तो ये सारे को फैक्ट याद रखिएगा। इसमें थैलेसीमिया नहीं है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्नावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में, याद रखना किसके, वसा के पाचन में कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सबसे पहला समझ लो पित्तरस, और दूसरा है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, लार को तो वसा को तो पचाती नहीं है लार, ना ही HCl पचाता है, और ये HCl और लार तो पचाएंगे ही नहीं। कौन पचाएगा वसा को? पित्तरस और अग्नाशयी रस पचाएंगे। कौन पचाएंगे? पित्तरस और अग्नाशयी रस। इसके बारे में बहुत शानदार फैक्ट डाले हैं, पूरे पढ़ लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अंगों द्वारा जो स्नावित पित्तरस पित्ताशय द्वारा स्नावित होता है या सीक्रेट होता है। अग्नाशयी रस जो है होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस यकृत द्वारा स्नावित होता है। ये सीक्रेट ये जो पित्ताशय होता है इसी में होता है, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते। वसा को यकृत पचाता है। वसा को कौन पचाता है? यकृत। और पित्तरस भी उसी वसा को पचाने में काम आते हैं। पित्तरस क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाने में और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। क्या करता है? पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता करते हैं और वसा के अणुओं को तोड़ने में भी सहायता करते हैं। अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्नावित होता है। अग्नाशयी रस किसके द्वारा स्नावित होता है? अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्नावित होता है। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लिएज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। किसमें? अग्नाशय में। अग्नाशयी रस का स्नाव हार्मोन स्नाबी और कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अग्नाशयी रस के सीक्रेशन को किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है। लाइपेज भी किसको पचाता है? वसा को पचाता है, वसा का पाचक एंजाइम है। लाइपेज से समझ लो लिपिड है ना, तो ये वसा को पाचक है। टाइलिन लार का टाइलिन किसको पचाता है? लार को, ये लार का पाचक एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायक करता है और ये मानव के आमाशय में होता है। HCl जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मानव के आमाशय में पाया जाता है। अगला रोग है इटाई रोग। किसके कारण होता है? तो इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। मानव के शरीर में जब कैडमियम अधिक हो जाता है तो ये इटाई नामक रोग हो जाता है। इसे सबसे पहले 1960 में जापान में खोजा था। कि कहाँ पे खो जाता? सबसे पहले 1960 में जापान में खो जाता। और कैडमियम का CD सिंबल होता है। ये जब भी कोई मानव जो होता है उद्योगों में काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो मेल फीमेल जो होते हैं पूरे के पूरे उद्योगों में काम कर रहे होते हैं, उनको ये रोग होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसके कारण क्या होता है? अस्थियाँ जो होती हैं या जो हड्डी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इटाई रोग में क्या होता है? इटाई रोग में हड्डियाँ क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा लीवर है या गुर्दा है, ये गुर्दे में एक ट्यूब हो जाता है या गुर्दे की जो ट्यूबुलर होती है उसकी विफलता का कारण भी यही हो जाता है। गुर्दे की ट्यूबुलर की विफलता का कारण भी इटाई रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? मानव के फेफड़े हैं, अब इनमें यहाँ पे ऐसा कौन सा भाग है जो कि क्या काम करता है? जो कि गैसों के विनिमय के लिए उनको पृष्ठ प्रदान करता है। तो उसका नाम है एल्वियोली। क्या नाम है? एल्वियोली है। एल्वियोली वो भाग होता है जहाँ पर फेफड़े और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ये ब्रोंकियोल्स के आंत में छोटी सी एक वायवीय थैली होती है। हवा से सांस लेने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली और रक्त में जाती है और पूरे शरीर के ऊतकों तक जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से रक्त में गुजरता है और सांस लेने के लिए एल्वियोली से भी गुजरता है। आपको बस इतना याद रखना है कि मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है, तो उसका आंसर है एल्वियोली। कौन प्रदान करता है? मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? एल्वियोली करता है। अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। ये है प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क जो होता है यहीं पर ही सारी संवेदनाएं, सोचना, करना, रोना, हंसना, सारा कुछ ये प्रमस्तिष्क में ही होता है। प्रमस्तिष्क को मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कहलाते हैं। ये आज मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाला है ये क्वेश्चन। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा? जब भी प्रमस्तिष्क जो तंत्रिकाएं जो ऐसे काम नहीं करती तो सोचने समझने की शक्ति मनुष्य की चली जाती है। तो याद रखना मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। अगला है कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन करेंगे, गलत लगा के आएंगे। कुछ तो महिला बाल विकास लगाए आएंगे और कुछ ज़्यादा एडवांस लगेंगे तो सामाजिक न्याय करे आएंगे, और भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ये सोचेंगे। इन तीनों में सोचेंगे कि ये तीनों ही आंसर गलत हैं। इसका आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना, जिसको शिशु गृह योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शिशु गृह योजना। शिशु गृह योजना, इसको शिशु गृह योजना भी बोला जाता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। राष्ट्रीय क्रंच योजना किसके द्वारा संचालित होती है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। इसकी जो केंद्र द्वारा आयोजित ये योजना है और इसका जो आरंभ हुआ था 2017 में ये आई थी। कब आई थी? 2017। पहले इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रंच योजना कहा जाता था। इसमें कामकाजी माताओं के बच्चों के देखभाल के लिए क्रंच की सुविधा दी जाती थी। एक कमरा दिया जाता था, झूला दिया जाता था। क्रंच में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण निश्चित करने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय मानकों का पालन भी किया जाता था। तो याद रखिएगा। अब ये महिला और रोजगार मंत्रालय मत लगा के आना। क्या होगा इसका आंसर? श्रम और रोजगार मंत्रालय इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कामकाजी माता के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना कब आरंभ हुई थी? अभी मैंने बताया 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को कामकाजी माता के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना आरंभ हुई। इनके लिए इनकी सहायता के लिए न्यूनतम योग्यता वाले मतलब महिलाएं रहेंगी, जिसमें एक इंटरमीडिएट रहेगा। और क्रंच सहायक की न्यूनतम जो योग्यता है मैट्रिक होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। क्रंच कार्यकर्ता इंटरमीडिएट होना चाहिए, कम से कम 12th, और जो कार्यकर्ता रहेगा, सहायक रहेगा, वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा एनएमएस और प्रोटोकॉल मानकों को अपनाने में क्रंच में समान मानक सुनिश्चित करने होंगे। मतलब इसकी सहायता, केंद्र की सहायता के लिए राज्यों को भी आना होगा और उनका बराबर सपोर्ट करना होगा। तो कामकाजी महिला के लिए राष्ट्रीय क्रंच योजना कब आई थी? 1 जनवरी 2017 को आई थी। कब आई थी? 1 जनवरी 2017 को आई थी। अगला क्वेश्चन है बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? 18 वर्ष से ज़्यादा तो नहीं रह सकते हैं, 16 वर्ष से ज़्यादा रह सकते हैं, 10 वर्ष तक तो नहीं रह सकते, उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। इसका आंसर होगा, जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा 18 वर्ष से कम। बाल संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? 18 वर्ष से कम। पन्नी बीनने वाले बच्चे हो गए, जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बच्चे हो गए, किसी कोई गलत गतिविधि में पकड़ाने वाले बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं और किसी क्राइम में पकड़ाए गए हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर रखा जाता है। इनकी कितने वर्ष से कम उम्र के होंगे तब उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा? जब वो 18 वर्ष से कम होंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने बाल संप्रेक्षण गृह हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में
18 बाल संप्रेक्षण गृह हैं। कितने हैं? 18 बाल संप्रेक्षण गृह मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। कितने संप्रेक्षण गृह मध्य प्रदेश में वर्तमान में है? 18 संप्रेक्षण गृह मध्य प्रदेश में हैं। और ये किन के लिए रहते हैं? 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए रहते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने पश्चातवर्ती गृह हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो मध्य प्रदेश में 2 पश्चातवर्ती गृह हैं। कितने हैं? 2। पश्चातवर्ती गृह क्या होता है? अब जैसे कि हमने पढ़ा कि 18 वर्ष से कम हैं बच्चे, तो उन्हें हम कहाँ रख देते हैं? उन्हें हम रख देते हैं संप्रेक्षण गृह में। अब सरकार ने क्या किया है कि 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए, अब बच्चा तो नहीं रह जाता, लेकिन उसको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसके लिए पश्चातवर्ती गृह बना है। यहाँ क्या करते हैं, इन बच्चों को कुछ कौशल सिखाया जाता है, जैसे कि मोबाइल वाला कोई कौशल सिखा दें, लाइट वाला कुछ लाइट को किस तरह से ठीक करते हैं, लकड़ी का कुछ कौशल सिखा दें। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कौशल सिखाया जाए। इलेक्ट्रीशियन का सिखा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, कोई भी प्रशिक्षण उनको सिखाया जाएगा। कोई भी प्रशिक्षण क्या करते हैं, उनको सिखा सकते हैं। कब किस योजना के तहत? पश्चातवर्ती। किस योजना के तहत सिखा सकते हैं? पश्चातवर्ती गृह में, पश्चातवर्ती गृह में सिखा सकते हैं। और ये पश्चातवर्ती गृह में आपसे पूछेंगे कितनी उम्र तक के लोग रहते हैं, तो 18 वर्ष से ज़्यादा तक के लोग, 18 वर्ष से ज़्यादा और 21 वर्ष से कम, इस उम्र के बच्चे यहाँ पर रहते हैं। इसलिए इसको पश्चातवर्ती गृह कहा जाता है, क्योंकि ये संप्रेक्षण गृह के बाद आते हैं। पश्चातवर्ती गृह कितने हैं वर्तमान में? 2 हैं। अगला है, यकृत क्या पचाता है? प्रोटीन पचाता है, वसा पचाता है, अमीनो अम्ल पचाता है या जल पचाता है? यकृत इनमें से वसा पचाता है। क्या पचाता है? वसा पचाता है। यकृत का बोला जाए तो यकृत को लीवर बोला जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन की बात करें तो 1.2 से 1.5 kg वजन यकृत का होता है। कितना होता है? 1.2 से 1.5 किलो वजन यकृत का होता है। ये हमारे जो पेट होता है, मध्य पेट होता है, उसके ठीक नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। इसके अलावा यकृत में 2 पाली होती हैं। यकृत में क्या होता है? 2 पालियाँ होती हैं, एक संरचनात्मक और कार्यात्मक। प्रत्येक पाली जो होती है एक पतली सी परत से ढकी होती है, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। याद रखिए, यकृत कोशिकाओं से ही पित्त का स्नाव होता है, जिससे जो पित्त का स्नाव होता है, जो किसके द्वारा होता है? एक थैली द्वारा होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा पित्त और यकृत में यकृत के जो रस हैं वो अग्नाशयी वाहिनी द्वारा निकलते हैं। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। यकृत क्या करता है? वसा को तोड़ता है और उसको अवशोषित करने में मदद करता है। इसके लिए वो पित्त का उत्पादन करेगा। कौन करेगा? यकृत पित्त का उत्पादन करता है वसा को पचाने के लिए। वसा को पचाने के लिए क्या करता है? पित्त का उत्पादन करता है। अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को पित्त के माध्यम से ही बाहर निकाला जाता है या उत्सर्जित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।